हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूं अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। चैप्टर हमारा रनिंग में है, चैप्टर नंबर 4, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। प्रीवियस लेक्चर्स तक हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं। अब आइए रिमेनिंग क्वेश्चन इस लेक्चर में ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ट्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। पहले ये क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंस, और दोनों में ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों है। ऐसे दो क्वेश्चन बने थे। अब ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशन है? बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे ह्यूमन कैपिटल आपकी इंप्रूव होगी वैसे वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक्सेलरेट होती है। तो इसको थोड़ा सा लिख देंगे, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ गोज हैंड इन हैंड, साथ साथ चलते हैं ये। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक्सेलरेट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ, सीधी सी बात है। ह्यूमन कैपिटल डायरेक्टली एक्सेलरेट्स, ह्यूमन कैपिटल की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। हमने तमाम क्वेश्चंस में समझा, पूरे चैप्टर में समझा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इनोवेशन हो रहा है ना, सोशल स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, पॉजिटिव आउटलुक आ रहा है। तो इन सब चीजों का असर अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वेयरएज तक लिखें। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक्सेलरेट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ, वेयरएज इकोनॉमिक ग्रोथ इन टर्न फैसिलिटेट्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल से इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रही है, और इकोनॉमिक ग्रोथ से फर्दर ह्यूमन कैपिटल होगी। जैसे पैसे से पैसा बनता है, ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ से और भी ज्यादा इनोवेशन होंगे, और भी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगा, और भी ज्यादा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपलिफ्ट होगा, एजुकेशन का लेवल और इंप्रूव होगा। ह्यूमन कैपिटल से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, और इकोनॉमिक ग्रोथ से फर्दर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। एक पॉजिटिव सर्कल बन जाएगा। अभी तक हमने विशियस सर्कल पढ़े, इसमें पॉजिटिव सर्कल बन रहा है। द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द बिलो मेंशन्ड पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनको और देख लेंगे। पहले मैं यहां तक लिख लूं। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, हेडिंग डाल देंगे, इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल से इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए हो पा रही है, बड़ा रीजन ये है कि जो फिजिकल कैपिटल है, जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज हैं, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है। जो हमने प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन में देखा था, है ना, वही है। फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो टेंजिबल हैं, जिनको देख सकते हैं। प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, साधन है ये प्रोडक्शन करने के। इट कंसिस्ट ऑफ मशीन, प्रोडक्शन प्लांट्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और लगा दो उधर। द स्किल्ड वर्कर्स हैंडल द, तो सीधी सी बात है, जो अनएजुकेटेड हैं, जो अनस्किल्ड हैं, वो मशीन्स को, टूल्स को, इक्विपमेंट्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे प्रोडक्शन एक्टिविटी में, जितना कि एजुकेटेड लोग कर सकते हैं। एरोप्लेन रखा हुआ है लेकिन उड़ाने की काबिलियत नहीं है, तो एरोप्लेन का तो कोई यूज ही नहीं है ना। फिजिकल कैपिटल एरोप्लेन हो गई, लेकिन जो नहीं जानते प्लेन को उड़ाना, वो थोड़ा सा उस मामले में हम पिछड़ जाएंगे फिर। लेकिन अगर जानते हैं तो काफी सारे काम बन सकते हैं, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ इससे एक्सेलरेट होगी, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होगी। तो देखिए लिखिए, द स्किल्ड वर्कर्स हैंडल द, आगे बढ़ते हैं। द स्किल्ड वर्कर्स, the skilled workers handle the productive assets in such a manner that these not only enhances their productivity, न केवल इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बट ऑल्सो लीड्स टू एन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द फिजिकल कैपिटल। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन यानी कि एसेट्स का मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, एसेट्स को ज्यादा टाइम तक चल पाएगी अगर काबिल लोगों के हाथ में आ गई है तो ये दो फायदे मिलेंगे।
व्हेन द प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, और जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होनी है। देखिए लिखिए इंक्रीजेस तक। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, when the productivity increases the pace of growth is automatically accelerated। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी यानी कि कम कॉस्ट में काम हो रहा है, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट निकल रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ना ही बढ़ना है। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं दोनों के बीच में रिलेशन। इनोवेशन ऑफ स्किल्स, नई नई सोच आएगी, काम को करने के तरीके नए नए आएंगे, नई नई टेक्निक से काम होगा, ठीक है ना। एजुकेटेड है तो नई नई चीजों को एक्सेप्ट करते हैं लोग, है ना। और जो अनएजुकेटेड होते हैं थोड़ा सा वो नई नई चीजों को रेसिस्ट करते हैं, ऐसा देखने को मिलता है ना कई बार। एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर प्रोडक्टिव एंड स्किलफुल, ही हैज अ पोटेंशियल टू डेवलप न्यू स्किल्स एंड इनोवेट न्यू टेक्निक्स दैट कैन बी मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। बिल्कुल। इसमें मन में ये डाउट आ रहा होगा, सर जरूरी थोड़ी है पढ़ा लिखा कर ही ले। देखिए लेकिन बिना पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा ना, उसके तो चांसेस काफी कम है कि वो उस तरीके से कुछ सोच पाए, है ना। कुछ कि उसके फंडामेंटल्स ही स्ट्रांग नहीं है तो वो क्या ही आगे बढ़ पाएंगे वो। तो ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में तो काउंट हो जाएगा जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इनोवेशन में, जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो ह्यूमन डेवलपमेंट में तो काउंट हो ही रहा है। लेकिन अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो ह्यूमन कैपिटल बन गया आपका, है ना। तो ये सब चीजें हम एजुकेशन से ही, ह्यूमन कैपिटल से ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे सपोज कोई टीम कोई टारगेट चेस करने जा रही है। अब देखिए जो बैट्समैन है, एक तरफ तो बैट्समैन है, एक तरफ बॉलर्स हैं। देखिए बॉलर से तो कोई उम्मीद है नहीं कि वो टारगेट चेस कर पाए, बहुत ही ना के बराबर उम्मीद है कि वो टारगेट चेस कर पाएंगे जो टीम ने दिया उन्हें। बैट्समैन से ही तो उम्मीद है कि वो कर सकते हैं, हो सकता है नहीं भी कर पाए, लेकिन ज्यादातर उम्मीद तो नहीं सही है ना। जितवा तो यही सकते हैं ना मैच को बैट्समैन ही, अगर चेस कर रहे हैं तो। ऐसे ही एजुकेटेड पर्सन ही तो ये सारे काम कर पाएंगे, इनोवेशन वगैरह, नए नए स्किल डेवलप करना। अनएजुकेटेड तो उनसे तो उम्मीद बहुत ही कम है ना। ऐसे आप समझिए। आई थिंक अब क्लियर हो पा रहा है, बेटर एग्जांपल है ना। देखिए लिखिए प्रोडक्टिव, ग्रेटर तक लिख लो। आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्रेटर द नंबर ऑफ स्किल्ड, greater the number of skilled and trained personnel, greater will be the probabilities of innovations। जितने ज्यादा स्किलफुल लोग हैं उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है इनोवेशन की, यानी कि जितना बैट्समैन अच्छा होगा उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि टारगेट चेस हो जाएगा। ठीक है ना, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, हाई पार्टिसिपेशन रेट एंड इक्वलिटी। पढ़े लिखे लोग ज्यादा आ रहे हैं तो पार्टिसिपेशन रेट भी इंप्रूव होगा। पहले कुछ लोग ही मेहनत कर रहे हैं, अब काफी लोग उस इकोनॉमिक ग्रोथ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। ह्यूमन कैपिटल एंडोड विद हायर टेक्निकल स्किल्स। एंडोड का मतलब है एंडोड विद, मतलब कि इक्विप्ड विद। एंडोड की जगह इक्विप्ड भी लिख सकते थे, इक्विप्ड। equipped with higher technical skills and innovating power is more productive and efficient। वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, ज्यादा एफिशिएंट है। दिस इंक्रीजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ मोर पीपल इन द प्रोसेस ऑफ, पहले प्रोसेस तक लिख लो। आगे बढ़ते हैं। दिस इंक्रीजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ मोर पीपल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल से ही इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चांसेस हैं
हायर द पार्टिसिपेशन रेट, हायर इज द डिग्री ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी या जस्टिस अक्रॉस द कंट्री। जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग फिर वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर ही लेते हैं कई बार, या अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की पोजीशन में आ जाते हैं। Thus we can conclude that human capital and economic growth goes hand in hand। ये सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे, पहले इकोनॉमिक तक लिख लो। आगे बढ़ते हैं, आंसर कंप्लीट कर देते हैं। Thus we can conclude that human capital and economic growth, human capital and economic growth goes hand in hand। Human capital formation accelerates the economic growth, whereas economic growth also facilitates human capital formation। इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से फर्दर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो पा रहा है, उनकी ट्रेनिंग पर, उनकी एजुकेशन पर, उनकी हेल्थ पर और भी ज्यादा खर्चा किया जा सकता है। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कस द नीड फॉर प्रमोटिंग व्यूमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। व्यूमेन्स की एजुकेशन को प्रमोट करने की क्या जरूरत है, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंसेस हैं। देखिए लिखेंगे इसका आंसर। देखिए अभी जो बजट आया था ना लास्ट ईयर, बजट जो आया था 2025 2026, उसमें कहा गया था कि 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाना है। डेवलप्ड नेशन का मतलब क्या था, गवर्नमेंट ने उसमें डिफाइन किया है, पॉवर्टी एलिमिनेट करनी है, सॉरी इरेडिकेट करनी है। एलिमिनेट का मतलब हो जाएगा पूरी दुनिया से, इरेडिकेट होता है पर्टिकुलर कंट्री से, ये ध्यान रखना। तभी तो देखो हमें पोलियो इरेडिकेशन का सर्टिफिकेट मिला है, एलिमिनेशन का नहीं मिला है। पूरी दुनिया से खत्म नहीं हुआ है, इंडिया से खत्म हो गया है। खत्म कब माना जाता है, जब 10 लाख में 1 या 2 ही केस आते हैं बस। तो देखिए, तो पहला टारगेट तो डेवलप्ड नेशन में ये रखा है कि एक तो पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है। उसमें से एक टारगेट डेवलप्ड नेशन का मतलब ये भी उसमें लिखा गया था कि व्यूमेन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना है। व्यूमेन पार्टिसिपेशन को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्रीज करना है, ठीक है ना, प्रोडक्शन एक्टिविटी में उसको इंक्रीज करना है। तो व्यूमेन्स और ये प्रोडक्शन एक्टिविटी में तभी इंक्रीमेंट बढ़ेगा व्यूमेन्स का जब वो एजुकेटेड होंगी। और एजुकेशन की जरूरत क्या है, आइए देखते हैं। द एक्सेस टू एजुकेशन हैज ऑलवेज बीन लोपसाइडेड टुवर्ड्स इंडियाज मेल पॉपुलेशन। लोपसाइडेड का मतलब होता है झुकाव, इंक्लाइंड, लोपसाइडेड या इंक्लाइंड। स्टार्टिंग से ही काफी लंबे समय तक मेल पॉपुलेशन को ही एजुकेशन नसीब हो पाई है। आज भी अगर आप हायर एजुकेशन में देखें तो फीमेल पार्टिसिपेशन 1% रह जाता है बस। हालांकि ये परसेंटेज बढ़ रहा है, इंप्रूवमेंट लगातार आ रहा है, लेकिन बच्चों एक टाइम तो ऐसा था कि मतलब फीमेल लिटरेसी तो कुछ थी नहीं। जैसे इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमने पहले वाले चैप्टर में भी देखा था, फीमेल लिटरेसी कितनी थी, जस्ट 7% बस। और ये तो लिटरेसी है बस, एबिलिटी टू रीड एंड राइट ओनली। एजुकेटेड इनमें से 10% भी शायद हो तो बहुत बड़ी बात है। 10% ही थी जिनमें बड़ी बड़ी लोगों की क्या कहते हैं घर से निकलने वाली महिलाएं थी। जैसे विजय लक्ष्मी पंडित हो गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन, ऐसी इंदिरा गांधी जी हो गई, है ना। ऐसे ही और भी घरानों की, बड़े बड़े घरानों की क्या कहते हैं फीमेल्स थी। तो फीमेल लिटरेसी काफी कम था, राइट्स भी नहीं थे इनको प्रॉपर्टी में। वो तो मेरे हिसाब से तो मेरा तो यही मानना है कि फीमेल्स को राइट दिलवाने में काफी स्ट्रगल चला। वो राजा राम मोहन रॉय से लेकर के ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर भीमराव अम्बेडकर जी। मेरा मानना तो यह पर्सनली है कि अगर आजकल बच्चियां पढ़ पा रही हैं, हायर एजुकेशन गेन कर पा रही हैं, स्कूलिंग कर पा रही हैं, तो सबसे बड़ा क्रेडिट जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, BR अम्बेडकर साहब को जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो लड़कियों को डेली सुबह उठते ही
इनकी तस्वीर के आगे फूल चढ़ाने चाहिए कि आज हम जो पढ़ पा रहे हैं वो आप ही की वजह से ही है। ये हकीकत बात है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नॉर्मली इनको समझा जाता है कि दलितों के लिए इन्होंने काम किया है, लेकिन ये गलत है। दलितों के साथ साथ इन्होंने देश की महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया है। वो केवल एक मतलब हम इनको इनके कंट्रीब्यूशन को एक लिमिट तक ही रख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने महिलाओं के लिए भी काफी काम किया है। हिंदू कोड बिल लेकर के आना चाहते थे, नहीं ला पाए, लेकिन वो 4 हिस्सों में आया। प्रॉपर्टी में राइट इन्होंने दिलवाने की बात कही, एजुकेशन दिलवाने की बात कही, और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में उस जमाने में इन्होंने बात करी। पहले प्रॉपर्टी में कोई राइट होता ही नहीं था। वो तो एक देशमुख एक्ट आया था 1937 में, यहां से राइट मिला है। वैसे तो राइट पहले भी था, लेकिन वो नाम मात्र के राइट थे। वो 1874 में अंग्रेजों के टाइम पे एक कानून आया था। मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको, ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। 1-2 पॉइंट बस बताने हैं मुझे। (1874) में एक कानून आया था कि राइट ऑफ मैरिड वीमेन्स टू प्रॉपर्टी करके, ऐसे कुछ एक्ट का नाम था। वो बेसिक सा राइट था, मतलब बेसिक सा उसमें एक्ट था। उसमें उस एक्ट में एक आ गया था कि जो स्त्री धन होता है, स्त्री धन यानी कि जब किसी लड़की की शादी होती तो उसको उसके मायके वालों से या ससुराल की तरफ से जो उसको गिफ्ट मिला है, उस पर उसका एब्सोल्यूट राइट है, मतलब उस पर उसके उसी का राइट है। इस एक्ट में ये कहा गया था और कुछ नहीं कहा गया था। फिर एक 1929 में एक एक्ट आया था, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट के नाम से ही जाना जाता है वो, शारदा एक्ट। इसमें बात कही गई कि महिलाओं को भी राइट मिलना चाहिए। फिर आया 1937 में देशमुख एक्ट। ये बहुत ज्यादा मैं डिटेल में आपको बताने रहा हूं, बस खाली नाम बता रहा हूं। देशमुख एक्ट ये काफी चेंजिंग एक्ट था। इसमें काफी बातें कही गई है ना। इसमें एक तो ये कहा गया कि स्त्री धन, 3 बातें इसमें कही गई। इसमें कहा गया स्त्री धन पे तो फीमेल का एब्सोल्यूट राइट है, यानी कि चाहे वो उसको बेचे, चाहे अपने पास रखे, चाहे किसी को ट्रांसफर कर दे, चाहे किसी को गिफ्ट दे, उसका राइट है। स्त्री धन पे किसी और किसी का राइट नहीं है। स्त्री धन वही जो ससुराल और मायके वालों से जो गिफ्ट मिल रहे हैं। दूसरा इसमें यह कहा गया कि जो घर में जो फीमेल मेंबर है उनको लिमिटेड एस्टेट दिया गया। बच्चों, लिमिटेड एस्टेट, ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। यानी कि घर की प्रॉपर्टी में इससे पहले केवल पुरुषों का हक था, मेल जो को पार्टनर होते थे उन्हीं का राइट था। अब इनको भी राइट दिया गया, लेकिन लिमिटेड एस्टेट था। लिमिटेड एस्टेट का मतलब नाम उनके है, लेकिन उसको बेच नहीं सकते वो, ना वो किसी और को ट्रांसफर कर सकती हैं। वो नाम है, जब बिकेगा तब प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन दूसरे मेंबरों के जीते, लेकिन अपने जीते जी वो उसको बेच नहीं सकती, ना किसी और को ट्रांसफर कर सकती। लिमिटेड एस्टेट था। और तीसरी बात इसमें यह कहेगी कि लिमिटेड एस्टेट विडोज को भी दिया गया। लिमिटेड एस्टेट टू विडोज। विडो यानी कि जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में लिमिटेड एस्टेट दिया गया। लिमिटेड एस्टेट का मतलब वही, बेच नहीं सकते, यूज कर सकते हैं, नाम है आपके, जब बिकेगी तब प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन बाद में जब वो हिंदू सक्सेशन एक्ट आया आपका 1956 में, जो आपने पढ़ा भी है 11th क्लास में, उसमें तो एब्सोल्यूट राइट ही दिया गया। लेकिन उसमें भी कुछ कानूनी दांवपेच आ गई। 2005 के अमेंडमेंट के बाद एब्सोल्यूट राइट सही मायने में मिला। अब वो कागजी राइट ना रह करके अब वो लीगल राइट बन चुका है। तो फीमेल्स को हमेशा काफी पीछे ही धकेला गया। एजुकेशन के मामले में भी उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। तो इसी वजह से थोड़ा सेंटेंस लिखा हुआ था। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये थोड़ा सा 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिया आपको। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। देखिए वापस आते हैं मेन आंसर पर। तो देखिए, वुमेन हैव ऑलवेज बीन नेग्लेक्टेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हमेशा नजरअंदाज किया गया,
हमेशा नजरअंदाज किया गया है कि ये पढ़ लिख करके क्या करेंगी, इन्हें तो दूसरे घर जाना है, इस तरीके से, इस तरीके की बातें होती रही हैं, अभी भी होती हैं। द वीकर एंड लोअर स्टेटस ऑफ व्यूमेन इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड, तो जो वीकर स्टेटस जो रह गया है, थोड़ा कमजोर जो स्टेटस रह गया, कमजोर स्टेटस, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं है इनके पास, इनके डिसीजन कई बार कोई और ले रहे हैं, ठीक है ना। देखिए लिखिए एट्रीब्यूटेड तक। आइए आगे बढ़ते हैं। Women in India can be the weaker status of women in India can be attributed to the negligence of their education, और उनका जो स्टेटस कमजोर रह गया है वो उसमें से एक प्राइमरी रीजन उनको एजुकेशन ना दिलवाना भी है। लिटरेट तो उन्हें बना दिया, तीसरी चौथी क्लास तक तो पढ़वा दिया, लेकिन फर्दर हायर एजुकेशन तक तो चांस ही नहीं है ना। ड्रॉप आउट रेशो काफी हाई है इस केस में अभी भी, और रूरल एरियाज में काफी ज्यादा है। Women have always been considered as a liability for a family, लाइबिलिटी कंसिडर किया जाता है, कंसिडर की गई। हालांकि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और ये अच्छी बात है। पहले जब हमारे यहाँ ये राइट्स दिए गए थे ना ये व्यूमेन्स को, तो एकदम कोहराम मच गए थे, अरे इससे देश खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब यूरोप के कंट्रीज में भी जब राइट दिए गए थे तब वहां पे भी ऐसे हल्ला मचा था, लेकिन ऐसा कि बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, लेकिन कोई बर्बाद तो कुछ हुए नहीं वो ना। हमारे केस में ऐसा देखने को मिलता है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई हो, व्यूमेन को थोड़ा सा राइट्स दे करके, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके, बल्कि थोड़ा सा इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट हुई है। उनके पढ़ लिख जाने से ना वो एक सोशल एनवायरनमेंट इवन और मजबूत हुआ है। उनके पढ़ लिख जाने से इवन फैमिली का एनवायरनमेंट भी अच्छा हुआ है। इनफैक्ट उनके पढ़ लिख जाने से जो आगे आने वाली जनरेशन है वो भी पढ़ी लिखी बन रही है, क्योंकि जब पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं और पेरेंट्स में जब दोनों ही पढ़े लिखे हैं तो बच्चे पे भी उसका अच्छा असर पड़ रहा है। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट मिल रहे हैं व्यूमेन की एजुकेशन से इवन, ठीक है ना। तो उनको हमेशा लायबिलिटी समझा गया, लेकिन अब तो ये ट्रेंड लगातार इंप्रूव हो रहा है। अब उनको लायबिलिटी कम एसेट्स ही माना जाता है। वो कहते हैं ना बेटा बेटी एक बराबर। द रूट्स ऑफ सच थॉट्स आर डीप रूटेड इन ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड कस्टम्स, और ये जो लायबिलिटी समझा जाता है ये काफी जड़ों में है, लोगों के जड़ों में लोगों के है। मतलब कि नहीं ये बेटी तो, कई कई घरों में क्या होता है बेटी हो गई तो फिर पिताजी कई बार एफडी करवाने जा रहे हैं, या पिताजी कई बार एकदम उदास हो गए, या घर वाले काफी उदास हो गए, ऐसा भी अभी भी देखने को मिल जाता है। देखिए लिख लीजिए कस्टम्स तक। आगे बढ़ते हैं। The role of women in the economic and social spheres cannot be neglected in order to achieve overall economic development and growth. इनके रोल को भी कम नहीं आंका जा सकता इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, है ना। विद द राइज इन एजुकेशनल लेवल्स एंड मॉडर्नाइजेशन, और ये कोई प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है, आप हर स्पेयर में देख रहे हैं व्यूमेन्स को भी। इवन जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था उसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी उनका नाम क्या था, ऋतु कारिधाल, वो भी एक महिला ही है, यूपी की ही है वो भी। प्रेसिडेंट भी हमारी महिला ही है, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। तो हर सेक्टर में महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, बेहतर काम कर रही हैं, देश को आगे बढ़ा रही हैं। तो विद द राइज इन एजुकेशन लेवल्स एंड मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का मतलब केवल और केवल वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, ये हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। मॉडर्नाइजेशन का मतलब सोशल आउटलुक में चेंज होना भी था, है ना। पीपल हैव तक लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। विद द राइज इन एजुकेशन लेवल्स एंड मॉडर्नाइजेशन पीपल हैव रियलाइज्ड, उनको धीरे धीरे एहसास होने लग गया है। पीपल हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन। मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ, समय के बढ़ने के साथ साथ उन्हें एहसास होने लग गया कि फीमेल को लिटरेट बनाना भी बहुत जरूरी है, उनको भी एजुकेटेड करना बहुत जरूरी है। कई बार पेरेंट्स कहते भी तो हैं कि चलो अगर ये कुछ नहीं कर पाया तो हो सकता है यही कर ले जाए, तो ये जब आगे बढ़ जाएगी तो अपने भाई को भी आगे बढ़ा के ले जाएगी, उसको भी हेल्प कर देगी। कई बार आपने देखने को मिला, आपको है ना, सुनने को भी मिला है कि कई बार भाई ने मेहनत करी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया, लेकिन बहन के अंदर भी काबिलियत थी, पेरेंट्स ने उसको भी बढ़ाया,
आगे बढ़ाया, वो सक्सेसफुल हो गई और भाई की भी उसने मदद कर दी आगे जाकर के फाइनेंशियली और सोशली भी, ठीक है ना। द नीड फॉर फीमेल एजुकेशन शुड बी हाईलाइटेड इन इंडिया इन ऑर्डर टू एम्पावर वीमेन। इसको तो बल्कि और हाईलाइट करके दिखानी चाहिए, हाईलाइट करके इन द सेंस फायदे बताने चाहिए स्पेशली कि वीमेन को अगर एजुकेटेड कर दिया तो क्या क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट एडवोकेट, यानी कि जो वकालत करते हैं, जो इस बात को बताते हैं कि वीमेन एजुकेशन बहुत जरूरी है। कुछ पॉइंट्स हम लिख लेंगे। इन फेवर ऑफ प्रमोटिंग तक लिखिए, इन फेवर ऑफ प्रमोटिंग वीमेन एजुकेशन। The following are the important points that advocate in favor of promoting women education. कौन कौन से पॉइंट्स इस बात की वकालत कर रहे हैं, कुछ फायदे हाईलाइट कर रहे हैं कि वीमेन एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ना केवल वीमेन्स के लिए बल्कि देश के लिए भी, ठीक है ना। वीमेन एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर इंप्रूविंग देयर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। पहली मतलब उनको फिर किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, ठीक है ना। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो भी अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद से ले पाएंगी, यानी कि उन्हें भी अगर कुछ परचेज करना है, कोई चीज एफोर्ड करनी है, तो अब क्या कहते हैं, अब वो एज अ लायबिलिटी उनको ट्रीट नहीं करेगा, वो खुद से उस चीज को अरेंज कर पाएंगी, है कि नहीं है। लिखिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉइंट्स। ये तो केवल वीमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। सेकेंड देखिए, women education is important in order to raise the social and moral status of women। उनका सोशल स्टेटस भी इंप्रूव होगा, उनकी भी समाज में पहचान बनेगी, इस वजह से भी वीमेन एजुकेशन काफी जरूरी है। उनकी भी समाज में पहचान बनेगी, उनका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा डेवलप होगा, बूस्ट होगा कि हाँ हम भी इकोनॉमिक ग्रोथ में, हम भी देश के डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थर्ड, it plays a significant role in maintaining favorable fertility rate। yes, fertility rate का मतलब यह है कि देखिए वीमेन अगर एजुकेटेड हैं तो देखिए तो जो उनकी जो प्रेगनेंसी है उसके टाइम पे जो तमाम कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उनके एजुकेटेड होने की वजह से वो हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस काफी कम हो जाए, क्योंकि अब वो एजुकेटेड है, अब वो जानती हैं कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, जो उन्हें एडवाइस, जो उन्हें गाइडेंस दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग वो बेटर तरीके से काम कर पाएंगी, उसके अकॉर्डिंग ही काम कर पाएंगी, तो फर्टिलिटी रेट भी इंप्रूव होगा। कई बार क्या होता है ना, कम उम्र में ही अगर लड़कियों की शादी कर देते हैं तो उससे क्या होता है ना, फर्टिलिटी उनकी बल्कि और हैम्पर हो जाती है, कम उम्र में ही अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फिर आगे जाकर के उनको भी दिक्कत और उस पर्टिकुलर चाइल्ड को भी दिक्कत, लेकिन वो एजुकेटेड हैं तो वो जानती हैं, ठीक है ना, ये सारी बातों को वो भी समझती हैं, ठीक है। देखिए लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट तक लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट लिख लेंगे। हेल्थ केयर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन कैन बी एनहांस्ड विद एजुकेशन इम्पार्टेड टू वीमेन। अपना और अपनी नेक्स्ट जनरेशन का वो ख्याल बेटर कर पाएंगे अगर एजुकेटेड हैं तो, है ना। एन एजुकेटेड वीमेन कैन इन्फ्यूज गुड मॉरल वैल्यूज एंड कैन इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन टू हर चिल्ड्रन। तो जो महिला पढ़ी लिखी है वो अपने बच्चों को भी अच्छी तालीम दे पाएंगी, अच्छी एजुकेशन दे पाएंगी, उन्हें भी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पता रहेगी जो एजुकेटेड है। इंपॉर्टेंस तो और भी है, लेकिन 4-5 पॉइंट्स में आप इसको कंप्लीट कर दीजिए, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ द नीड फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। हाँ, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं छोड़ सकते, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों जरूरी है वो देख लेते हैं जरा इस आंसर में। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे, यस
नीड फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स इज नेसेसरी ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। कौन कौन से फैक्ट हैं एक एक करके देखेंगे, पहले अब यहां तक लिख लो, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट, देखिए दीज सेक्टर्स नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट विद अ वेरी हाई फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। कई बार ऐसा होता है ना कि प्राइवेट सेक्टर में अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को अगर डेवलप करना है, अच्छे हॉस्पिटल्स को अगर डेवलप करना है, तो उसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। प्राइवेट सेक्टर ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है, और जो कैपेबल है तो वो फीस भी ज्यादा चार्ज करेंगे, है ना। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड एजुकेशन अनलेस दे आर अलाउड टू रिकवर देयर ह्यूज कॉस्ट। देखिए लिखिए ह्यूज तक, आगे बढ़ते हैं। टू रिकवर देयर ह्यूज कॉस्ट थ्रू हाई प्राइस ऑफ दीज सर्विसेज। फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड हो गया। प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ देंगे ना तो सारी चीजें फिर महंगी महंगी मिलेंगी फिर आपको। लिख लीजिए सेकंड पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, पीपल इन अ पुअर कंट्री लाइक आर्स। भले देखिए 15 अगस्त 26 जनवरी भी हम अपनी चाहे जितनी तारीफ कर लें, लेकिन हाँ 15 करोड़ से ज्यादा लोग अगर भूखे सो रहे हैं रात में तो फिर आप गरीबी कहलाओगे। तो पीपल इन अ पुअर कंट्री लाइक आर्स कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइस फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। तो वो 15 करोड़ कहाँ ही मतलब अफोर्ड कर पाएंगे एजुकेशन और महंगी महंगी हेल्थ सर्विसेज को, है ना। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, लिख लीजिए। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। What are the main problems of human capital formation in India? ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करने में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो लिख देंगे प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पहली हेडिंग डाल दीजिए राइजिंग पॉपुलेशन। ये तो सब प्रॉब्लम की जड़ है, लिख लो। देखिए लिखते हैं इसके अंदर राइजिंग पॉपुलेशन। India is the largest country in terms of population. Full stop. India has become the largest populated country. Largest country है population के मामले में, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा population इंडिया के अंदर ही है। This rapidly rising population adversely affects the quality of human capital. तो इतनी ज्यादा population होगी तो quality भी affected होती है, क्योंकि resources सबको अवेल कराने में काफी प्रॉब्लम होती है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कम होते चले जाते हैं। देखिए लिखिए यहां तक, इन तक, आगे बढ़ते हैं। दिस रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। अंडर डेवलप्ड तो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, और हम तो डेवलपिंग हैं, ठीक है ना। इट रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज लाइक सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट, ड्रेनेज फैसिलिटीज एक्सेट्रा। तो बेसिक फैसिलिटीज सबको प्रोवाइड कराना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर, है ना। स्ट्रेस ऑन दीज फैसिलिटीज स्लोज डाउन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जब बेसिक चीजों को ही प्रोवाइड कराने में हम स्ट्रगल करते रह जाएंगे तो फिर आगे के बारे में क्या ही सोचेंगे। वही वाली बात है ना, एक टिपिकल बिजनेसमैन है, वो सुबह से शाम तक जा रहा है, और मतलब ज्यादा बिजनेसमैन क्या कहते हैं, दाल रोटी का इंतजाम हो जाता है बस, इससे आगे कुछ नहीं है। वो आगे का कुछ सोच नहीं पा रहे, क्योंकि वहीं में उनका पूरा टाइम लग जाता है, उसी में आगे की प्लानिंग, आगे की स्ट्रेटेजी कर ही नहीं पा रहे। वो कैसे मैं भी ग्रो करूं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊं, ठीक है। कई बार आपने अपने घर के आसपास भी देखे होंगे, जो साइज बिजनेस का 10 साल पहले था वही साइज आज भी है। ना कोई अपनी नई ब्रांच खोल पाए, ना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर पाए, क्योंकि वो बेसिक चीजों में टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसे यहां पे डाउन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड तक लिखो।
आगे बढ़ते हैं। एंड लोअर्स द कैपेसिटी टू एक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज। जब किसी गरीब घर में, मतलब पेरेंट्स गरीब हैं, तो उनके बच्चे भी काम धंधे पे लग जाते हैं जल्दी, फिर तो उनकी एजुकेशन भी रह जाती है, तो वो क्या ही स्किल्स और नॉलेज गेन कर पाएंगे। ठीक है ना, लिख लीजिए। तो राइजिंग पॉपुलेशन एक रूट प्रॉब्लम हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ब्रेन ड्रेन। और जो पढ़ लिख भी गए वो माइग्रेट तो हो रहे हैं, लेकिन अदर कंट्रीज में। देखिए, इट इज जनरली सीन दैट people who are skilled like to migrate outside countries where they can get higher pay यानी कि higher salary, better environment, opportunity to grow in career etc. तो बाहर चले जाते हैं अच्छी लाइफ जीने के मकसद से। लिखिए दिस तक। आगे बढ़ते हैं। This migration of trained, educated persons of India to other nation is a serious problem to the process of human capital formation in the country. तो जो पढ़ा लिखा भी ली हमने दिया, वो धोखा दे, मतलब धोखा दे के नहीं, उनको भी राइट है कि वो ग्रो कर सकें, अच्छे पैसे मिल सकें, तो उनको रोक भी नहीं सकते, है ना। Their valuable services become fruitless if this cannot be, तक लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। Their valuable services become fruitless if these cannot be utilized by the country. देश को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो फिर बेकार ही हो गया मामला, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा। जिस सेकंड हेडिंग कंप्लीट कर दो। आइए देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, दैट इज इनएफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। गवर्नमेंट भी कम नहीं है ना, उसके पास भी प्रॉपर डाटा नहीं है, वो भी प्रॉपरली अरेंज कर ही नहीं पा रहे हो। उन्हें मालूम है इतने सारे ग्रेजुएट्स आएंगे, इतने सारे पोस्ट ग्रेजुएट आएंगे, तो उनको डिप्लॉय करने का कोई स्ट्रॉन्ग डाटाबेस है ही नहीं। ठीक है ना। इनएफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, देयर इज इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग एंड ओनली स्मॉल एफर्ट्स हैव बीन मेड टू टेक केयर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल इन द कंट्री। एफर्ट्स किए गए, लेकिन उस लेवल तक नहीं किए गए कि सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। एज अ रिजल्ट इंडिया इज, तक लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट इंडिया इज फेसिंग वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम्स ऑफ डिससैटिस्फैक्शन ऑफ ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट। ये प्रॉब्लम कई बार देखने को ही मिलती है। एक बार मुझे याद है, वो अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ चला था, तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यूट्यूब चैनल है, उस पर भर भर के डिसलाइक लोगों ने देना चालू कर दिए अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर। लाइक से ज्यादा डिसलाइक आने लग गए। हैशटैग भी चला था, मैं भी बेरोजगार करके, ऐसी कुछ था। तो डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम। ठीक है ना। इट इज सैड दैट ह्यूमन पावर इज नॉट बीइंग प्रॉपरली यूज्ड इन द कंट्री। और काफी वर्ल्ड एजेंसी कह भी रही है कि इंडिया के यूथ में काफी कैपेबिलिटी है, लेकिन उसका यूज नहीं कर पा रहे, कोई ढंग से प्लानिंग नहीं है। और क्यूएस एजेंसी ने तो ये भी कहा था, अमेरिका की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में इंडिया का यूथ सेकंड नंबर पे है। ओवरऑल हमारी रैंक 25 है, लेकिन हाँ कैपेबिलिटीज काफी अच्छी है हमारे अंदर, यूथ के अंदर, लेकिन उसका कैसे यूज करें, किधर उनको डिप्लॉय करें, कोई सफिशिएंट प्लानिंग है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। देखिए पॉपुलेशन चाइना की भी ज्यादा है, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम इतनी सीरियस नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। देखिए नोट करिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में काफी पॉपुलेशन लगी हुई है, 44% तो खाली एग्रीकल्चर में ही लगे हुए हैं। तो देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ट्रेनिंग का अभाव है, ट्रेडिशनल तरीके से ही काम हो रहा है, तो इनएफिशिएंसी है। ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी काफी कम है इस चक्कर में। प्राइमरी सेक्टर मेनली एग्रीकल्चर इज स्टिल द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी।
इंडिया के भी बैकबोन है, जो डेवलप्ड नेशन है ना, उन्होंने इंडस्ट्री को भी डेवलप करा है, तो एग्रीकल्चर को साथ लेके चले हैं वो। ऐसा नहीं कि हमारी तरह एग्रीकल्चर को बिल्कुल छोड़ दिया रिफॉर्म्स के बाद, ऐसा नहीं किया दोनों, एग्रीकल्चर को भी साथ लेके चले, क्योंकि जो रॉ मटेरियल आएगा इंडस्ट्री में वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही तो आएगा, है ना। तो ये बैकबोन है। बट दिस सेक्टर कंटिन्यूज टू बी रन बाय ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल तरीके से काम हो रहा है अभी भी। एंड देयर इज तक लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एंड देयर इज ऑलमोस्ट लैक ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहां पे तो ट्रेनिंग है ही नहीं, यहां पे तो नए नए टूल्स के बारे में सिखा ही नहीं रहे। नॉट सफिशिएंट एफर्ट्स हैव बीन डन टू एजुकेट द फार्मिंग फैमिलीज। हाँ, किसान चैनल वगैरह लॉन्च किया है, लेकिन उसकी रीच है ही नहीं लोगों के पास। किसान चैनल लॉन्च के लिए वहां पे टीवी नहीं है, कहां पे देखेंगे, है ना। एप्स लॉन्च करिए, लेकिन वहां पे मोबाइल नहीं है, तो डाउनलोड ऐप मोबाइल है तो इंटरनेट नहीं है, तो काफी दिक्कतें हैं। तभी तो कह रहे हैं स्मॉल एफर्ट्स हैव बीन मेड, लिख लीजिए इसको भी। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वन इज लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। लो academic standards. Although many universities are being opened each year and a large number of graduates and postgraduates get degrees each year, yet they all don't have the skill of doing job. ये बड़ी कड़वी समस्या है। मार्कशीट तो है, डिग्रीज तो है, लेकिन काम ही नहीं जानते, तो केवल पेपर पे ही नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज तो है नहीं। इनफैक्ट मोर तक लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट मोर देन 50% ऑफ देम डोंट हैव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ये भी एक सच है, तो ये भी एक रीजन है। आधे से ज्यादा लोग तो काम करने के कैपेबल ही नहीं है, लायक ही नहीं है, ठीक है ना। दिस ऑल्सो लोअर्स आर कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में इस वजह से भी हमारी कॉम्पिटिटिवनेस काफी कम है। हमसे बढ़िया बढ़िया काम जानने वाले बहुत हैं, हम तो उनके आगे टिकते भी नहीं है, ठीक है ना। लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं बच्चों चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है इन योर व्यू इज इट एसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द फी स्ट्रक्चर इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, इफ सो बाय। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अभी किया था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत क्यों है हेल्थ और एजुकेशन में। अब कह रहे फी स्ट्रक्चर डिसाइड करने में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। आइए देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। यस, इट इज एसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द फी स्ट्रक्चर। देखिए लिखिए फी तक। रीजन साफ है, वही ये बेसिक चीज वाली, मतलब बेसिक नेसेसिटीज हैं, गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और प्राइवेट सेक्टर अपनी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए थोड़ी हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट का इंटरवीन करना यहां पे जरूरी है फी के मामले में भी। इट इज असेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द फी स्ट्रक्चर इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कौन कौन से रीजन है पहले यहां तक लिख लो, फिर एक एक करके देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए पहला रीजन देखते हैं। देखिए पहला रीजन, प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर इनकर ह्यूज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वो काफी खर्चा करते हैं, उनके कई बार लोन लेकर के वो इंस्टीट्यूशन सेटअप कर रहे हैं, ठीक है ना। विच दे होप टू रिकवर थ्रू हाई फी स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपेंसिव हेल्थ केयर। तो वो उम्मीद करेंगे कि मैंने जो खर्चा किया वो मेरा रिकवर होना चाहिए, और न केवल रिकवर होना चाहिए बल्कि मुझे प्रॉफिट भी होना चाहिए, है ना। बट इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, लेकिन हमारे देश में ऐसा मतलब हाई प्राइस हर कोई पे नहीं कर सकता। लिख लीजिए,
देखिए आगे बढ़ते हैं। बट इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, in a developing country like India, most people are unable to afford high cost. कई बार वो हाई कॉस्ट एफोर्ड कर ही नहीं सकते, हाई प्राइस एफोर्ड कर ही नहीं सकते। अब जैसे टेलीकॉम कंपनी है, उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करे हैं टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जगह जगह टावर लगा रखे हैं और तमाम खर्चा करते हैं वो लॉजिस्टिक्स पे। तो वो चाहेंगे कि थोड़ा सा प्राइस हम रिचार्ज महंगा कर दें, लेकिन कई बार पब्लिक वो कर नहीं पाती है। वो जब तक रिचार्ज के प्लान सस्ते रहते हैं तब तक लोग रिचार्ज कर रहे हैं। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, अब रिचार्ज महंगा हो रहा है तो मैं सोच रहा हूं BSNL में पोर्ट कर लूं, क्योंकि अब वो एयरटेल जियो काफी महंगे महंगे प्लान हो गए अब, तो मैं खुद BSNL में वापस कराने का सोच रहा हूं, तो ज्यादा प्राइस तो मैं भी पे नहीं कर पा रहा हूं। तो ये थोड़ी दिक्कत है डेवलपिंग कंट्रीज में। Consequently, quality education and good healthcare remain to be a distant dream for the bulk of population in India. तो अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ चाहिए तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्वालिटी वाला इंटरनेट चाहिए, क्वालिटी वाला नेट कनेक्शन चाहिए, ठीक है ना, तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, महंगे महंगे रिचार्ज कराने पड़ेंगे। अब मैं BSNL में जा रहा हूँ, पूरे चांसेस हैं कि जरूरत पड़ने पर नेट ना चले, पूरे चांसेस हैं कि कॉल ड्रॉप हो जाए, लेकिन क्या करूँ, वो महंगे महंगे रिचार्ज में नहीं करा पाऊंगा, तो यही होगा। और जब महंगे महंगे पैसे खर्च नहीं कर पाऊंगा एजुकेशन एंड हेल्थ पे, तो इस मामले में भी डेफिशिएंट सर्विस मिलेगी, अच्छी सर्विस नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, कंज्यूमर्स ऑफ दी सर्विस। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया मैं, वो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे और डेवलपिंग कंट्रीज में उतने ज्यादा प्राइस पे करने के लिए है नहीं लोगों के पास, तो गवर्नमेंट को फीस स्ट्रक्चर डिसाइड करने की काफी जरूरत है, उसमें भी इंटरवीन करने की जरूरत है ना। दूसरा पॉइंट, कंज्यूमर्स ऑफ दीज सर्विसेज आर अनअवेयर अबाउट द क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज which enables a private service providers to fix exploitative prices of these services. कई बार ऐसा देखने को भी आता है कि जो लोग प्राइवेट में पैसा खर्च तो कर रहे हैं लेकिन उतनी सर्विस उनको मिल नहीं रही, क्योंकि लोग अनअवेयर हैं। मैंने आपको हेल्थ का एग्जांपल बताया था जब कंटेंट पढ़ा रहा था, तब अपने बच्चे का एग्जांपल बताया था कि उसका वैक्सीनेशन सरकारी में करा दिया, सेम वैक्सीनेशन हो रहा है, सेम बुखार आ रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है मतलब 2-3 दिन तक, लेकिन जो अनअवेयर है वो महंगे महंगे इलाज करा रहे हैं, उसके लिए भी मतलब महंगे महंगे इंजेक्शन ले रहे हैं उसी 0 रुपीज के इंजेक्शन के लिए। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट, अब ये भी कह रहा है खत्म करो बस, अब ये पैनल भी डिस्टर्ब कर रहा है, बस ये लास्ट पॉइंट है, फिर खत्म ही हो रहा है बेटा, ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म मस्ट बी सेट इन पेस, बस थोड़ा सा और, मस्ट बी सेट इन पेस टू एकोमोडेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी फॉर फ्री एजुकेशन एंड फ्री मेडिकल केयर इन द प्राइवेट एजुकेशनल एंड मेडिकल सेंटर्स। हाँ, रेगुलेशन भी होता है कई बार, जैसे आपने वो स्टेंट के बारे में सुना होगा, जिनकी एंजियोप्लास्टी होती है, मतलब हार्ट की आर्टिलरी में लगता है ये, जिनका ब्लॉकेज हो जाता है, हार्ट जो ब्लड को पंप करना बंद कर देता है, तो ये स्टेंट लगता है इस तरीके से, स्टील का सा दिखाई देता है वैसे तो, ऐसा करके होता है पतला सा। पहले तो लाखों रुपए में आता था, फिर गवर्नमेंट ने इसका प्राइस फिक्स कर दिया, 8-9 रुपए से ऊपर का नहीं आएगा, ताकि वीकर सेक्शन इसको अफोर्ड कर सके। तो इस तरीके से ये तो हेल्थ केयर के एग्जाम्पल हो गया, ऐसी गवर्नमेंट कई बार एजुकेशन में भी करती है, इतने % से ज्यादा आप इंक्रीमेंट नहीं करोगे फीस का। कई बार पेरेंट्स भी तो शिकायत कर देते हैं कि इतनी फीस बढ़ा दी। देखिए लिख लीजिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट, चैप्टर भी पूरी तरीके से कंप्लीट। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के काफी सारे डायमेंशन हमने देखे। आज के लेक्चर में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।